इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दोराब मिस्त्री, डायरेक्टर गोदरेज इंटरनेशनल के लंदन से। सर बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और आपसे जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं, ऑयल मार्केट में बहुत चर्चा चल रही है सर, खास करके पाम में। और पाम में आप देखिए कि रिंगिट की वजह से पाम के दाम एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। और मतलब जिस तरह से तेज़ी आई है, इस बात की संभावना पहले जताई गई थी। अब जरा आप बताइए सर कि ये तेज़ी टिकाऊ है या टेम्परेरी है? नमस्कार आपके दर्शकों को मृत्युंजय। मेरे ख्याल से ये जो तेजी आई है, ये कोई खास बात नहीं है। ये तेजी शायद चलेगी थोड़े दिन और। आपने जैसे सही बताया कि ये रिंगिट थोड़ा मजबूत हो चुका है डॉलर के सामने, और इससे पाम के डॉलर के दाम टिक रहे हैं और थोड़े थोड़े आगे भी बढ़ चुके हैं। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि पाम तेल सोयाबीन ऑयल और सन ऑयल के मुकाबले में अनकॉम्पिटिटिव बन गया है। तो आगे चलकर कितना पाम तेल इंडिया इंपोर्ट करेगा और कितना डिमांड रहेगा पाम ओलिन के लिए, ये एक मुश्किल सा सवाल है। क्योंकि नॉर्मली आपको मालूम है, पाम तेल हमेशा सस्ता से सस्ता तेल रहता है। इसमें कोई अच्छे कारण है। इसलिए पाम हमेशा सोया, सन या तो मस्टर्ड के मुकाबले में सस्ता रहता है। और ये जाता है मेनली इंस्टीट्यूशनल यूज पे, यानी कि बड़े बड़े केटरर्स, इंडस्ट्रियल जो कि वेफर बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इन उपयोगों में अब महंगा हुआ पाम चलेगा या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। और इसका जवाब हमको मिलेगा हमारी फेस्टिवल सीजन के जरिए, यानी अच्छा। कि अक्टूबर महीने में। तो सर ये पाम की तेज़ी अभी टिकेगी या आपको लगता है शॉर्ट लिव्ड है ये शॉर्ट लिव्ड तेजी है। मेरे ख्याल से अगर आप 2-3 महीने आगे का असेसमेंट करें, तो हर वेजिटेबल ऑयल के दाम स्टेबल रहेंगे। इसमें ना तो ज्यादा बढ़ावा आएगा, ना तो ज्यादा गिरावट आएगी। ये अच्छा। स्टेडी मार्केट चलेगी। इसमें जो थोड़े बहुत अप डाउन आते हैं, ये डॉलर के हिसाब से आते हैं। वैसे तो बिल्कुल स्टेडी है, क्योंकि मौसम अच्छा है, अच्छा। वेदर अच्छी है, फसल अच्छी है। तो फिर भाव को आगे जाने के लिए कोई खास जस्टिफिकेशन अच्छा, नहीं है। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि जो पाम तेल की तेज़ी अभी आई है, ये तेज़ी पाम तेल की टिकेगी नहीं, क्योंकि ये बैक्ड बाय ओरिजिनल फंडामेंटल नहीं है। मतलब फंडामेंटल उतने तेज़ी के नहीं हैं, क्योंकि फसल अच्छी है, मौसम अच्छा है। तो लिहाजा ये जो तेज़ी अभी आई है पाम तेल में, ये लंबी नहीं टिकेगी। ये तो एक बात हो गई सर। अब मैं आता हूँ सप्लाई के फ्रंट पे। सप्लाई में अभी सर कैसी है जो डिमांड है अभी ग्लोबली पाम तेल की, उसके मुकाबले जो मेन ओरिजिन कंट्री हैं पाम तेल के, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड आप ले लें, तो सप्लाई का सिचुएशन क्या है सर? सप्लाई से कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है। आपको याद होगा कि मार्च के महीने में जब प्राइस आउटलुक कॉन्फ्रेंस कुआलालंपुर में हुई थी, तो मैंने फोरकास्ट किया था कि इस साल पिछले साल के एल नीनियो के हिसाब से पाम का प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, हालांकि थोड़ा घटेगा। और हम अब देख रहे हैं कि पिछले 7 महीनों में जुलाई की एंड तक, जनवरी से जुलाई की एंड तक, इंडोनेशिया का प्रोडक्शन एक्चुअली पिछले साल से कम है। मलेशिया का प्रोडक्शन थोड़ा आगे है। लेकिन अगर दोनों को आप जमाओ, तो करीबन 1 मिलियन टन का घाटा है प्रोडक्शन में। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिछले साल अच्छा प्रोडक्शन था। और पाम में ये हो सकता है कि पहले अगले पहलू में प्रोडक्शन कम रहे, पिछले पहलू में ज्यादा रहे। पाम की जो बड़ी प्रोडक्शन के मौसम है, वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ये तो महीने अब आने वाले हैं। तो अच्छा। हमको देखना है कि प्रोडक्शन कैसा चलता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई बड़ी बात नहीं है प्रोडक्शन की। हाँ, डिमांड थोड़ा स्टेडी है। पहले तो हमको लगता था कि डिमांड सॉफ्ट है, उतना नहीं है।
लेकिन हमारे देश हिंदुस्तान ने डिमांड में कमाल कर दिया और इतना पाम खरीदा है और अब भी खरीद रहे हैं कि पाम को एक तरह का टिकावा मिला है। अगर हिंदुस्तान की डिमांड नहीं होती मृत्युंजय, तो पाम के दाम के भुक्के उड़ जाते। लेकिन इंडिया की डिमांड ने पाम को बचा लिया है। सर, इंडिया की डिमांड ने पाम को तो बचा लिया है, लेकिन इंडिया की डिमांड ने यहाँ के किसानों को बड़ा मुश्किल में डाल दिया है। और जिस तरह से इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी अभी लोअर लेवल पे है, और उससे ये हो रहा है कि जो सोयाबीन हमारी मेन खरीफ की ऑयल सीड क्रॉप है, उसके दाम एमएसपी से काफ़ी नीचे चले गए हैं। और डर इस बात का है कि जब नई क्रॉप आएगी तो कैसे किसानों को एमएसपी मिलेगा। तो आपका सुझाव क्या होगा, क्योंकि इस वक्त ये डिमांड हो रही है इंडस्ट्री की तरफ से, किसानों की तरफ से, और हमने एक मुहिम शुरू की है सोयाबीन फार्मर के लिए कि उनको अच्छा प्राइस सीजन में कैसे मिले। तो आपका सुझाव क्या होगा सर? आपने बिल्कुल सही बात बताई। इंडिया, हमारी भी फसल अच्छी है, सोयाबीन क्रॉप भी अच्छा आने वाला है, और लेकिन मेरा ये अनुमान है और मेरा ये फियर है कि ये पूरा का पूरा क्रॉप हम कैरी ओवर करेंगे, क्योंकि सोयाबीन क्रश करने में मार्जिन नहीं है। अगर क्रश करते हैं तो वो तेल के लिए डिमांड नहीं है, क्योंकि विदेशी तेल उससे सस्ते हैं। और मैं नहीं मानता कि सरकार ड्यूटी बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार को इन्फ्लेशन का बड़ा भय है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। देखिए, सरकार को दूसरे कई फैक्टरों को संभालना होता है। एक है इन्फ्लेशन, दूसरा है किसानों की आमदनी, तीसरा है हमारी जनरल इकोनॉमिक वेलबींग। तो अभी तक जो सरकार ने कदम लिए हैं वो मेरे ख्याल से ठीक कदम लिए हैं और हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चलती है। नहीं सर, दोहराव सर, एक थोड़ा काउंटर क्वेश्चन है। आप कह रहे हैं कि जो कदम सरकार ने लिए हैं वो ठीक लिए हैं, लेकिन इंडियन इंडस्ट्री इस बात से एग्री नहीं करती है। उनका कहना है कि ड्यूटी को बिल्कुल लोअर लेवल पे रखना ये पूरी इंडस्ट्री को हर्ट कर रहा है। जो हमारी रिफाइनिंग इंडस्ट्री है उनको नुकसान हो रहा है। आपने खुद कहा कि क्रशिंग मार्जिन नहीं होगा तो क्रशिंग कहाँ से होगी, कैरी ओवर हो जाएगा, और फार्मर को अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। तो ये तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है ना सर। अल्टीमेटली हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर है, और किसानों ने अगर खेती कम कर दी तो ये डिपेंडेंसी और बढ़ जाएगी। बिल्कुल आपने सही बताया, लेकिन मैं सिर्फ ये पेश करता हूं सरकार की आर्ग्यूमेंट कि सरकार ने इन्फ्लेशन को भी दबा के रखा है, और ये इन्फ्लेशन को कम रखना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार के लिए ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं नहीं कहता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, मैं कहता हूं कि सरकार ने जो कुछ किया है वो ठीक किया है। अब सरकार को ये निश्चित करना है कि वो थोड़ा ज्यादा इन्फ्लेशन टॉलरेट कर सके। अच्छा सर, आपको सर ये लगता है कि अगर इस वक्त एडिबल ऑयल पे ड्यूटी बढ़ा दी गई तो तेलों के दाम बढ़ जाएंगे? क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्री की ये राय है कि अगर ड्यूटी बढ़ भी जाती है तो भी हमारे यहाँ सप्लाई का सिचुएशन बहुत अच्छा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस पर। आपका टेक क्या है सर? क्या अगर ड्यूटी बढ़ेगी तो दाम बढ़ जाएंगे सर तेलों के? हमेशा देखिए, ड्यूटी बढ़ती है तो उसका आधा हिस्सा विदेश में होता है, आधा हिस्सा उसका इम्पैक्ट लोकल में पड़ता है। यानी कि ड्यूटी बढ़ेगी तो थोड़ा शायद विदेशों में थोड़ा दाम कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इन्फ्लेशन जरूर ही जरूर थोड़ा बढ़ेगा। ये एक डिफिकल्टी है, और ये डिफिकल्टी को मेरा सुझाव है कि आप क्रूड ऑयल की ड्यूटी रखिए जैसे है वैसे, रिफाइंड ऑयल की ड्यूटी थोड़ी बढ़ाइए। अच्छा, क्योंकि जो लोग खास कंप्लेन कर रहे हैं वो हमारे रिफाइनर है, और रिफाइनिंग में बिल्कुल मार्जिन नहीं है। आज पिछले 3-4 महीने से आप देखिए कि रिफाइनिंग इज लॉस एंड लॉस। तो ये रिफाइनिंग को इंप्रूव करने के लिए रिफाइंड ऑयल की ड्यूटी थोड़ी बढ़ाइए। इससे इन्फ्लेशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिफाइनिंग इंडस्ट्री जोर से चलेगी। अच्छा सर, सोयाबीन फार्मर को अच्छा प्राइस मिले, या फिर जो खरीफ ऑयल सीड है हमारी उसका अच्छा प्राइस फार्मर को मिले, उसके लिए इस वक्त क्या कदम उठाना चाहिए इंडिया में? देखिए, सरकार ने मस्टर्ड में बहुत अच्छा काम किया। मस्टर्ड की खरीदी जोरदार की एमएसपी पर, तो उसी जरिए सोयाबीन की भी खरीदी सरकार को करनी चाहिए। ये किसान के को बैकिंग देना बहुत जरूरी है, और बाद में जब भाव वाजबी हो तब ये रिलीज करना चाहिए।
अब देखिए नाफेड के पास बहुत माल पड़ा है मस्टर्ड का, लेकिन वो बहुत थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं। ज्यादा बेच सकते हैं, हम्म। मस्टर्ड के दाम बहुत अच्छे हैं हम्म। और मस्टर्ड ऑयल भी चल रहा है अच्छी तरह। हम्म। तो वैसे ही सोयाबीन में भी, खास करके मध्य प्रदेश में जहाँ हम्म। की खरीदें अच्छी हो सकती है, हम्म। ये प्रोक्योरमेंट करना चाहिए एमएसपी पे। और हम्म। फिर बाद में जब सीजन खत्म हो जाए तब हाँ। थोड़ा थोड़ा सोयाबीन छोड़े बाजार में। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये उपाय हो सकता है कि प्रोक्योरमेंट ठीक तरीके से करें और उससे किसानों को एक सपोर्ट मिलेगा। अब मैं आता हूं सर एक दूसरे पॉइंट पे। अभी हमने पाम की बात की और पाम की खेती इंडिया में भी हो रही है, लेकिन उस स्केल पे नहीं हो रही है। जो हमारा एडेबल ऑयल मिशन जिसके ऊपर बार बार फोकस किया जाता है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा है। क्या तत्काल मतलब आपके हिसाब से क्या उस डायरेक्शन में कुछ काम हो रहा है? देखिए डायरेक्शन में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, सरकार इन्वेस्टमेंट भी लगा रही है। लेकिन मेरा कहना है कि भाई आप सिर्फ पाम के ऊपर मत इंपॉर्टेंस दीजिए, मस्टर्ड पे भी इंपॉर्टेंस लगाइए। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 2-3 सालों में हम्म। करीबन 10 लाख टन ज्यादा उत्पादन मस्टर्ड का हो रहा है। हम्म। और मस्टर्ड में खास करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हम्म। गेहूं से मस्टर्ड का सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी तरह हो सकता है। तो हम्म। हमें मस्टर्ड और पाम दोनों पहलू पे आगे बढ़ना चाहिए, तब ही हमारी आत्मनिर्भरता का हमारा जो ध्येय है वो अचीवेबल रहेगा। राइट। अब चूंकि सर आगे त्योहारों के सीज़न हैं, बहुत सारे फेस्टिवल हैं इंडिया में, तो अब जो ऑडियंस है हमारी, वो आपसे ये सुनना चाहती है कि त्योहारों के दौरान खाने के तेल के दाम बढ़ेंगे, घटेंगे या स्थिर रहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल स्थिर रहेंगे। त्योहारों के लिए अच्छी खबर है। हम्म। और आप जितना तेल कंज्यूम कर सके उतना करो, क्योंकि इसमें देश का अच्छा होता है। हम्म। दूसरी बात है, एक मृत्युंजय मेरा सुझाव हम्म। कि सरकार को वायदे यानी कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग हम्म। वापस शुरू कर देनी चाहिए, तिलहन हम्म। में और ऑयल में। हम्म। इससे भाव में फर्क जरूर पड़ेगा, थोड़ी सी हल्की सी तेजी आएगी, लेकिन हम्म। इससे टर्नओवर, हेजिंग और ट्रेडिंग बहुत होगी। ये हम्म। भी एक अच्छा पहलू है, ये जो करना चाहिए। तो दो बातें दोराब जी कह रहे हैं, एक तो ये कि त्योहारों के दौरान तेलों के दाम नहीं बढ़ेंगे तो आपको चिंता नहीं करनी है, और दूसरी बात कि जो फ्यूचर ट्रेड है ऑयल का, ऑयल सीड का, उसको फिर से शुरू करना चाहिए। इससे मार्केट का मैकेनिज्म डेवलप होगा, ठीक होगा, और इससे कहीं ना कहीं पूरा ट्रेड का सेंटीमेंट सुधरेगा। अब एक सवाल सर मैं आपसे, चूंकि आपसे बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आपका नेक्स्ट 3 मंथ के लिए पाम तेल पर प्राइस आउटलुक क्या है? देखिए मैं अपना आउटलुक सितंबर की 20 तारीख को ग्लोब ऑयल में पेश करने वाला हूं, आप हम्म। भी होंगे वहां पे। हाँ, हाँ। तो इसलिए मैं ये नहीं कि मैं ग्लोब ऑयल में जो बोलने वाला हूं वो आज आपकी चैनल पे बता दूं सबको। तो इसलिए मैं, मुझे माफ कीजिए, मैं हाँ, फॉरवर्ड आउटलुक नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन आज से 20 सितंबर तक मैं कहता हूं कि भाव बिल्कुल स्थिर रहेंगे। स्थिर कोई रहेंगे। फिक्र नहीं कंज्यूमर के लिए। और 21 सितंबर को सर? 21 सितंबर को मैं 20 को बताता हूँ क्या होने वाला है। अच्छा सर, मतलब ठीक है, आप बताइए मत कि क्या प्राइस रहेगा, लेकिन क्या मतलब जो अभी रेट है अब पाम तेल के, उससे ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? मैं मानता हूं कि खास करके भाव हम्म। अब से दिसंबर तक स्टेबल रहेंगे। हम्म। हम्म। देखेंगे कि पाम का प्रोडक्शन सितंबर अक्टूबर में कैसे चलता है। हम्म। अगर पाम का प्रोडक्शन सितंबर अक्टूबर में जोर से चला हम्म। तो फिर आगे चल के भी भाव नहीं बढ़ेंगे। हम्म। अगर पाम का प्रोडक्शन सितंबर अक्टूबर में जोर से नहीं चला, हम्म। तब हो सकता है कि दाम थोड़े बढ़ेंगे। लेकिन कोई खास तेजी का माहौल नहीं है बाजार। कोई खास तेज़ी का माहौल आप कह रहे हैं कि मार्केट में नहीं है, प्राइस स्टेबल रहेंगे। अच्छा, बाकी ऑयल में सर, सोया तेल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, वहाँ पर क्या रहेगा सर? मस्टर्ड ऑयल? सब के सब तेल स्टेडी रहेंगे। हम्म। सनफ्लावर ऑयल में थोड़ी तेजी की संभावना है, हम्म। क्योंकि सनफ्लावर ऑयल में थोड़ा डैमेज हुआ है यूक्रेन और रशिया में। हम्म। और उससे प्रोडक्शन इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में कम है। और हम्म। सनफ्लावर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। हम्म। इसलिए मेरे ख्याल से सनफ्लावर में थोड़ा रैशनिंग होगा। हम्म। अभी भी आप देखिए कि सनफ्लावर के तेल के भाव आगे बढ़ चुके हैं और ज्यादा उसमें बढ़ाव की संभावना है। लेकिन पाम, सोया, इवन मस्टर्ड में भाव बिल्कुल स्टेडी और स्टेबल रहेंगे।
ओके, तो ये आपने बिल्कुल क्लियर किया कि अभी एडिबल ऑयल के मोर्चे पर कोई चिंता नहीं है, मार्केट स्थिर रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, मतलब दाम यहाँ से ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। आपने ये कहा कि सोयाबीन फार्मर को अच्छा प्राइस दिलाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, और इंपोर्ट ड्यूटी पर भी आपने अपनी बेबाक राय रखी। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि एडिबल ऑयल का मार्केट अभी कैसा रहेगा। नए आउटलुक के लिए आपसे फिर मैं 20 सितंबर को बात करूंगा, जब आपका आउटलुक वहां आप दे देंगे, उसके बाद फिर से आपका इंटरव्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।